उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदनपुर में वर्मा परिवार की सादगी और संस्कारों की मिसाल दी जाती थी। मुखिया रामनाथ वर्मा एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिनकी पत्नी गीता देवी अपने घर को पूजा की थाली की तरह संभालती थी। उनके इकलौते बेटे विवेक ने शहर में पढ़ाई की थी और वहीं एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा था। एक दिन विवेक ने फोन पर बताया, माँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ। वह पढ़ी लिखी, समझदार और एक बड़ी बिजनेस फैमिली से है। नाम है रिया अग्रवाल। माँ बाप ने खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार कर लिया। जल्द ही शहर की चमक दमक के साथ रिया की एंट्री हुई वर्मा हाउस में, एक आलीशान शादी के बाद। मगर रिया की चाल ढाल, बोल चाल और नजरिया देखकर गांव के लोग और खुद गीता देवी थोड़े हैरान हुए। रिया सिर्फ अंग्रेजी बोलती थी। गांव के साधारण खाने से उसे एलर्जी थी। उसने आते ही नौकर चाकर रखने की जिद की और कहा, मैं झाड़ू पोंछा करने के लिए नहीं आई मम्मी जी, वो सब आपकी टाइम की बात थी। अब मैं कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। गीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यहाँ घर को हम अपने हाथों से संभालते हैं, यही हमारी परंपरा है। रिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो सब आपकी टाइम की बात थी। अब मैं कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। रिया का रुतबा उसके पहनावे, मोबाइल फोन, ब्रांडेड बैग और ऊंची आवाज से झलकता था। धीरे धीरे वह अपने सास ससुर को नीचा दिखाने लगी। कभी कहती, आप लोग तो कितने अनपढ़ों की तरह सोचते हैं। ये गांव कितना गंदा है। विवेक को समझ नहीं आता कि आपको शहर ले जाए। विवेक अक्सर अपने ऑफिस में व्यस्त रहता और रिया की बातों को हल्के में लेता, लेकिन गीता देवी और रामनाथ जी के मन में चुभन बढ़ती रही। एक दिन मोहल्ले की महिलाओं ने सामूहिक सत्संग रखा। गीता देवी ने रिया से कहा, बेटा, थोड़ा हलवा बना देना, बहनों को प्रसाद देना है। रिया ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मैं कोई रसोई वाली नौकरानी नहीं हूँ और इन गंवार औरतों को मैं झेल नहीं सकती। वह दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली गई। गीता देवी की आंखों में पानी भर आया। वह खुद रसोई में लगी, हाथ जलाया, लेकिन मुस्कुराते हुए प्रसाद तैयार किया। इन्हीं दिनों विवेक का ट्रांसफर दिल्ली से चंदनपुर के पास वाले शहर कानपुर में हो गया। विवेक को लगा अब माँ बाप के करीब रह सकेंगे, लेकिन रिया का चेहरा इस उतर गंदे गया। इलाके में रहूंगी, कोई क्लब नहीं, कोई मॉल नहीं, ये तो मेरी बर्बादी है। वह आए दिन विवेक से झगड़ने लगी। एक दिन गुस्से में विवेक ने कह दिया, रिया, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता। माँ पापा ने भी तो हमें इतना कुछ दिया है। रिया बोली, मुझे इस गंवार परिवार में नहीं रहना, मैं मायके जा रही हूँ। वह बिना बताए मायके चली गई। कुछ दिन तक फोन पर विवेक से बात नहीं की। इसी दौरान रिया के पिता की कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा और उनके सारे बैंक अकाउंट सील हो गए। आलीशान बंगला बिक गया और उनके परिवार को छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। रिया को अब समझ आने लगा कि रुतबा और पैसा पल में कैसे खत्म हो सकता है। एक दिन उसकी माँ बोली, रिया, अब तो तुम्हें अपने ससुराल ही लौटना चाहिए। वही एक घर है जो अभी भी तुम्हारा है। रिया की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कैसे उसने गीता देवी को तुच्छ समझा था, कैसे रामनाथ जी की सादगी पर हंसी थी। रिया ने विवेक को फोन किया। पहले विवेक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारा घर अब भी तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें खुद बदलना होगा। कुछ दिनों बाद एक सामान्य सी दोपहर, गीता देवी ने दरवाजा खोला तो सामने रिया खड़ी थी, सूती साड़ी में, बिना मेकअप, आंखों में पछतावे की नमी। वह झुक कर बोली, मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब समझ आ गया कि असली अमीरी दिल की होती है। गीता देवी ने उसे सीने से लगा लिया। रिया अब बदल चुकी थी। उसने खुद रसोई संभाली, मोहल्ले की महिलाओं से दोस्ती की और अंग्रेजी के साथ साथ भोजपुरी बोलना भी सीखा। धीरे धीरे रिया ने पास के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला। एक दिन गीता देवी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो तू हमारी बेटी बन गई है, बहू नहीं। रिया ने आंखें झुका कर कहा, सच्ची मम्मी जी, आज मुझे लग रहा है कि मैंने जीना सीखा है। पैसा और रुतबा जब तक इंसान के स्वभाव में नम्रता हो,
तब तक सुंदर लगता है, लेकिन जब घमंड आ जाए तो वही धन दुर्भाग्य का कारण बनता है।